नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं किस तरीके से फरीदाबाद, ऐसे तो सारा हिंदुस्तान ही लेकिन ख़ास तौर से फरीदाबाद किस तरीके से लुट रहा है, किस तरीके से सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जा रहा है। पहले मैं जिक्र करूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस फरीदाबाद की 34.5 एकड़ ज़मीन के बारे में। यह ज़मीन फरीदाबाद के टाउनशिप में स्थित है और इसकी कीमत आज के हिसाब से 1360 करोड़ बनती है। इस 34.5 एकड़ ज़मीन पर कुछ लोगों ने नेताओं के संरक्षण में कब्जा करना शुरू किया। बीच में कुछ तो लैंड माफिया बन गए और उन्होंने इस ज़मीन पर प्लॉट काट करके बेचना शुरू किया, बड़े बड़े प्लॉट, छोटे छोटे प्लॉट। इसकी शिकायत भारत सरकार के मुद्रणालय यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस फरीदाबाद के मैनेजर ने पुलिस को दी। पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और ये कब दी? ये दी 2012 में। 2012 में उन्होंने कहा एसएचओ को कि हमारी इस ज़मीन पर, सरकारी ज़मीन पर कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं, तो इस पर आप कोई कार्रवाई कीजिए, रोकिए। लेकिन एसएचओ थाना मुजेसर फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट ने 2012 में कोई कार्रवाई नहीं की। 16 अप्रैल 12 को ये शिकायत दी गई थी, कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद कुछ ग्रामीणों ने ये मुद्दा उठाया और एक ग्रामीण राजेंद्र सिंह, जो मुजेरसी गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने लोक आयुक्त के पास शिकायत की। लोक आयुक्त ने 19 मई 2014 में एक बहुत विस्तृत आदेश पारित किया। यह आदेश उस इंक्वायरी के बाद था जो लोक आयुक्त के स्टाफ ने, अधिकारियों ने सर्वे किया था, इन्वेस्टिगेशन किया था। ये आदेश काफ़ी लंबा है लेकिन मैं इसका ऑपरेटिव पार्ट आपको बताता हूँ। इस आदेश में कहा गया कि ये झुग्गियाँ और मकान जो इस ज़मीन पर बसे हुए हैं लोग, उनके सब गैर कानूनी होने की वजह से आप हटाइए, 3 महीने में इनको हटा दीजिए। ये आदेश सरकार को दिया। सरकार ने स्थानीय डिप्टी कमिश्नर यानी डिप्टी कमिश्नर फरीदाबाद को ये आदेश दिया कि लोकायुक्त के आदेश का पालन होना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर फरीदाबाद ने तकरीबन 1 वर्ष बाद 21/5/15 को एक आदेश पारित किया जिसमें एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी में डिप्टी कमिश्नर पुलिस बल्लभगढ़, जॉइंट कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फरीदाबाद बल्लभगढ़, तहसीलदार बल्लभगढ़ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस के मैनेजर श्री के रॉय को रखा। उस कमेटी को ये कहा गया कि आप 1 हफ्ते में हमको रिपोर्ट दीजिए, इंटरिम रिपोर्ट, जिसमें ये बताया जाए कि क्या वास्तव में यहाँ झुग्गियाँ वगैरह बनी हुई हैं, एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। और उसके बाद 21 दिन में झुग्गी वगैरह जो कुछ हो, इलीगल कंस्ट्रक्शन वहाँ है, गैर कानूनी निर्माण हुआ है, उसको हटाने के बाद रिपोर्ट दीजिए। ये आदेश डिप्टी कमिश्नर का है 21 मई 2015 का।
इसके बाद ये मामला तकरीबन दब गया, इसको किसी ने उठाया नहीं। मेरे पास कुछ लोग आए कि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी हैं, इस मुद्दे पर आप कुछ कीजिए। मैंने संबंधित अधिकारियों को आरटीआई एप्लीकेशन के द्वारा जानकारी मांगने के लिए लिखा। ये पत्र व्यवहार सारा का सारा एक फाइल में जिसमें है, आज उसमें 286 पेज बन चुके हैं। पूरी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। हुआ ये 13/4/23 को एक चिट्ठी लिखी एसडीएम बड़कल ने डिप्टी कमिश्नर फरीदाबाद को, और वो विस्तार से बताया कि इसमें कुछ झुग्गियां, कुछ मकान, कोई फैक्ट्री, मंदिर, मस्जिद वगैरह, सड़कें बना दी गई हैं। आप देखिए कि 2015 के बाद ये मुद्दा 2023 में उठता है, यानी 8 साल के बाद मैं उठाता हूं। इस 8 साल के बीच में हुआ क्या, मुझे जानकारी दी जाती है आरटीआई में कि सभी के सब अधिकारियों के कार्यालय से कि इस संबंध में हमारे पास कोई कागज है ही नहीं, फाइल गुम हो गई है। सभी अधिकारियों के यहाँ से, डिप्टी कमिश्नर के यहाँ से पूछा गया, उनके पास भी इस 8 साल में क्या हुआ इसकी कोई फाइल मौजूद नहीं है। लगता यह है कि जो लैंड माफिया है उन्होंने पैसे दे करके ये फाइलें गायब करा दी, तब केस को दबा दिया। लेकिन जब मैंने ये मुद्दा उठाया तो दबना असंभव हो गया। दोबारा से ये मुद्दा उठा और इसमें 13 चिट्ठियां अब तक जा चुकी हैं एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को, जिसमें ये कहा गया है कि अब दोबारा से इस पर आप कार्रवाई करें। यह चल ही रहा था कि डिप्टी कमिश्नर फरीदाबाद को किसी ने सलाह दी कि ये मामला तो भारत सरकार का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस तो भारत सरकार का है, तो हरियाणा सरकार इससे अपने को अलग कर ले। उन्होंने अपने को अलग करने के लिए भारत सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी श्री अरोड़ा जी को लिखा कि इस तरीके से ये ज़मीन है, आपकी ज़मीन है, इस पर कुछ केसेस भी चले थे। ताज्जुब की बात है कि जो केसेस यहाँ के सिविल अदालत में चले, किसी तरीके से लैंड माफिया ने वहाँ भी मैनेज कर लिया और ज़मीनों का पट्टा वहाँ के स्थानीय मुजेसर गांव के लोगों को दे दिया गया। लगता यह है कि वहां के ग्रामीणों ने पुरानी कोई जमाबंदी में नई डेट डाल करके या गलत कागज तैयार करके कोर्ट को गुमराह किया। और मैं तो ये भी कहता हूं कि हो सकता है कोर्ट को भी खरीद लिया गया हो। इसमें से 19 एकड़ के करीब जमीन ये दिखा दी कि ये जमीन तो किसानों की है। ताज्जुब ये है कि भारत सरकार की जमीन है। आज़ादी के बाद जब पंजाब से लोग यहाँ आए थे, पाकिस्तान से लोग आए थे, उनके पुनर्वास के लिए फरीदाबाद में हजारों एकड़ ज़मीन भारत सरकार ने खरीदी थी और उसको अलग अलग विभागों को बांटा था। यहाँ पर फैक्ट्रियाँ बनी, यहाँ पर आवासीय स्थान बने। ये सब के बाद भी ज़मीन किस तरीके से उन किसानों को दे दी गई जिनसे कि 1948 में ज़मीन भारत सरकार ने ले ली थी। अभी भारत सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग, जिसे हम CPWD कहते हैं, उस विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को कहा कि
भारत सरकार की जो जमीनें हैं वो आपकी निगरानी में हैं, आपके केयर टेकिंग में हैं, इसलिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इस पर कार्रवाई करे। ये बात भी 5 साल हो गया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद मैंने इस मुद्दे को डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्क्स सीपीडब्ल्यूडी के जो सबसे बड़े उच्च अधिकारी हैं उनके साथ टेकअप किया और कहा कि आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने जो भारत सरकार की तरफ से इस जमीन का कस्टोडियन है उसने कोई कार्यवाही नहीं की है, आप इस पर कार्यवाही कीजिए। 4 चिट्ठी लिखने के बाद जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो मैंने आरटीआई लगाई है। अब क्या आप बताइए कि मेरी उन चिट्ठियों पर आपने क्या कार्रवाई की। उधर रवि अरोड़ा जी जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ वर्क्स एंड हाउसिंग में जिनको ये चिट्ठी लिखी थी यहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने कि यह जमीन आपकी है, इस जमीन के ऊपर जो अनधिकृत निर्माण हुए हैं या अतिक्रमण हुआ है उसको आप हटवाइए। वहां से कार्यवाही नहीं हो रही थी तो उनको भी मैंने आरटीआई एप्लीकेशन अब लगाई कि आप बताइए कि मैंने आपको चिट्ठियां लिखी हैं, डिप्टी कमिश्नर फरीदाबाद ने आपको चिट्ठियां लिखी हैं, आपने क्या कार्रवाई की है जमीन को हटाने के लिए। मैंने पुलिस को भी आरटीआई लगाई कि आपने क्या कार्रवाई की। आखिर ये जमीन तो आपको लिखा गया था, आपके क्षेत्र में आती है, फरीदाबाद में आती है, तो आपने क्या कार्रवाई की। ये आरटीआई अब चल रही हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि एक मामला जो 2012 में उठाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस के मैनेजर ने, आज 2026 आने वाला है, यानी 14 साल में केवल झुग्गियां, झोपड़ियां, मकान, कई तो 2-2 मंजिल के मकान, फैक्ट्रियां, मस्जिद, मंदिर सब बने ही नहीं हैं और बनते जा रहे हैं। तेजी से काम और हो रहा है। न उसको पुलिस ने रोका है, न यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सीपीडब्ल्यूडी के उन्होंने रोका है, न किसी और विभाग ने रोका है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फरीदाबाद ने तो यहाँ तक किया कि उनकी सुविधा के लिए उस जमीन में से एक सड़क निकाल दी अपने पैसे से, जो कर नहीं सकते थे। कुछ काम हुआ लेकिन जब शिकायत हुई तो काम को रोक दिया गया बीच में। लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट का गलत तरीके से पैसा तो खर्च हुआ। उस वक्त के जो मंत्री थे, विधायक थे मूलचंद शर्मा, उन्होंने खासतौर से इसके लिए पैसा मंजूर कराया था, सब फिजूल में गया, इलीगल खर्च हुआ। ये मामला 2014 से, यानी आज से तकरीबन 13 साल पहले, 11 साल पहले जो लोकायुक्त ने जो फैसला किया था, ऑर्डर किया था, जिस पर 3 महीने में कार्यवाही होनी थी, आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यही नहीं, जो 2015 में यहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने एक कमेटी बनाई सभी संबंधित अधिकारियों की और उसको कहा कि आप 21 दिन में सब अनधिकृत निर्माण को और अतिक्रमण को हटा करके रिपोर्ट दीजिए। वो 21 दिन आज 10 साल से ज्यादा हो गया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा ये है कि हमारे दफ्तर में इस संबंध में फाइल कोई है ही नहीं, सब गुम हो गई है। यही नहीं, मैंने इस पर सेकंड अपील, पहले फर्स्ट अपील लगाई, फिर सेकंड अपील चंडीगढ़ लगाई कि देखिए इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। उन्होंने भी आदेश पारित किया और उसका पालना अब तक पूरी तरह नहीं हो पाया है। इस बात को भी 8 साल हो गए हैं। अभी 15 चिट्ठियों की अगर लिस्ट जो मैंने बनाई है देखी जाए तो एक अफसर दूसरे पर, दूसरा अफसर तीसरे पर इसको डालता रहा है। मैं तो यहां तक सोचता हूं कि संभवतः सेकंड अपील में भी
इंफॉर्मेशन कमिश्नर डॉक्टर फुलिया थे उन दिनों, यानी सूचना आयुक्त, जिसका प्रोटोकॉल तकरीबन चुनाव आयुक्त के बराबर का होता है। उन्होंने इस संबंध में एक आदेश पारित किया और वह आदेश था कि जो शो कॉज नोटिस दिए गए हैं 5 अधिकारियों को कि क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जुर्माना कराया जाए, आपका प्रमोशन रुकवा जाए, आपके खिलाफ शिकायत सरकार को की जाए, शो कॉज नोटिस उनको जो दिया था उसको डॉक्टर फुलिया ने खत्म कर दिया, ड्रॉप कर दिया और एक बिना किसी कारण के, क्या कारण लिया कि साहब इन अधिकारियों के नाम नहीं दिए हैं डॉक्टर ब्रह्मदत्त ने, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती, इनसे कोई, इन पर जुर्माना भी नहीं किया जा सकता। और पहली बार तकलीफ हुई मुझे ये पढ़ करके, लिख दिया इस, और अब केस को क्लोज कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। ये तो लिखते थे ये अपील को डिस्पोज ऑफ किया जाता है, लेकिन क्लोज की बात नहीं करते। श्रीमान फुलिया ने तो कहा अब इस केस को क्लोज कर दिया जाता है, यानी किसी के जो जुर्माना कर सकते थे, जो सजा दे सकते थे, वो सजा को ड्रॉप कर दिया। ताज्जुब की बात यह है कि जब भी कोई पत्र लिखे जाते हैं, आरटीआई लगाई जाती है, फर्स्ट अपील लगाई जाती है, सेकंड अपील लगाई जाती है, तो अधिकारी के समक्ष लगाई जाती है, नाम से नहीं लगाई जाती। नाम जानने का तब प्रश्न उठता है जब उसको कोई सजा दी जाती है, तब पूछते हैं कि ये कौन अधिकारी थे उस वक्त जिन्होंने ये गलती की है, जो कसूरवार हैं। तब सवाल उठता है कि उसका नाम क्या है। बजाय उनसे नाम पूछने के उन्होंने कहा कि इनको सजा नहीं दी जा सकती क्योंकि डॉक्टर ब्रह्मदत्त ने जिन्होंने सेकंड अपील फाइल की है, उन्होंने इनके नाम नहीं दिए हैं। अब परेशानी यह है कि अगर सेकंड अपील में कोई निर्णय हो जाता है तो इसके बाद कोई अपील सूचना आयोग के पास नहीं हो सकती। केवल फंडामेंटल राइट्स में रिट पिटीशन डाली जा सकती है हाई कोर्ट में। मैंने इसमें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में रिट डाली है और उस रिट का जवाब इन्होंने अभी तक नहीं दिया, टालम टोल हो रही है, लेकिन जवाब तो देना ही होगा। और इन्होंने एक हवाला दिया है कि एक मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ कार्रवाई की गई थी। क्या कार्रवाई की गई थी ये उनकी फाइल लिखते हैं गायब है। इन सब से मुझे ये तक लगता है कि चुनाव आयोग को भी यहाँ के जो लैंड माफिया है, जिन लोगों ने 1360 करोड़ की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, वहां भी चुनाव आयुक्त सूचना आयोग में आयुक्त को भी हो सकता है पैसा दिया हो, रिश्वत दी हो, वरना तो ऐसा फैसला कभी मैंने आज तक देखा नहीं। हजारों आरटीआई मेरी ऑल ओवर इंडिया लगी हुई हैं, ऐसा नहीं देखा कि केस को क्लोज किया जाता है इसलिए सजा नहीं दी जा सकती कसूरवारों को क्योंकि उनके नाम नहीं है। अरे भाई, नाम तो पूछे जाते हैं। तकरीबन हर सेकंड अपील में अगर सजा देने की नौबत आती है तो वो लिखते हैं डिपार्टमेंट को कि बताइए कि उस वक्त कौन एसपीआईओ थे, कौन फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी थे, कितने पीरियड के लिए थे, सारी डिटेल उनसे तब मांगते हैं। ये एक मुद्दा है जो मैं बताना चाहता था। इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा है, वो है VCL, विलेज कॉमन लैंड, जिसे हम उर्दू में दे शामलात भूमि कहते हैं। यानी वो सारे गांवों की साझी जमीनें होती हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो जमीन है वो तालाब, जिसे कभी जोहर पोखर वगैरह बोलते हैं स्थानीय भाषा में, उनमें पानी आता है बरसात में और इस तरीके से बनाए हुए हैं
देहात में कि जहाँ जिधर ढलान होता है गांव का पानी रास्ते में इकट्ठे होने की बजाय तालाब में चला जाता है और तालाब में वो पानी सारे साल तकरीबन रहता है। उस पानी को सबसे ज्यादा जो उसका इस्तेमाल है वो ये है, जैसे आजकल हम कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग, आहिस्ता आहिस्ता नीचे पानी वो जाता रहता, परकुलेट करता रहता है। और इसका फायदा ये होता है कि जो हमारे स्रोत नीचे चले गए पानी के, वो नीचे नहीं जाते थे। पहले देहात में तकरीबन 20-22 फुट गहरा पानी का स्रोत होता था, जो आज 200-250 फुट तक चला गया है। और साधारण ट्यूबवेल कामयाब नहीं है, इसलिए सबमर्सिबल वेल लगाए जाते हैं जिसकी कीमत लाखों में होती है। दूसरा फायदा उन तालाब जोहरों का ये था कि पक्षी पानी पी लेते थे। पक्षी खाना तो खा लेते हैं, और भी नहीं है तो पत्तों की कोंपल वगैरह खा के गुजारा कर लेते हैं, लेकिन प्यासे मरते हैं। पहले इन तालाबों में वो पानी पी लेते थे, अब पानी नहीं मिलता है। बल्कि सुना तो ये है कि तेंदुआ वगैरह भी गाँव में आ जाते हैं, शहरों में आ जाते हैं, प्यास की वजह से पानी नहीं मिलता जंगल में, तो देहात में आ जाते हैं, शहरों में आ जाते हैं। दूसरा फायदा ये था कि जो हमारे जंगली जानवर हैं, नीलगाय वगैरह हैं, जंगली जानवर हैं, वो भी इन तालाबों में पानी पी लेते थे। और तीसरा फायदा ये था कि जो हमारे पशु हैं, गाय हैं, भैंस हैं, बैल हैं, ये इनको आमतौर पर पानी तालाबों में पिलाने के लिए किसान लाते थे, पानी पी लेते थे। कुछ तालाबों के आसपास तो लोग बागी लगा करके सब्जी वगैरह भी बो लेते थे। लेकिन इन तालाबों की आज हालत यह है कि जो तालाब कई एकड़ों में बने हुए थे, अब कुछ गजों में रह गए हैं। सब आसपास अतिक्रमण कर लिया है। इसी तरीके से गौचर भूमि होती थी, उत्सव जैसे होली दिवाली का जो सामूहिक उत्सव या और कोई कार्यक्रम या खेल कूद के लिए जगह जो छोड़ी हुई थी, उस पर कब्जा कर लिया गया है। और ये कब्जा किस वजह से होता है? जो देहात के दबंग लोग होते हैं, या अब तो वो जिनके पास पैसा है, पैसा दे करके अधिकारियों से अतिक्रमण करते हैं। अधिकारी आंखें मूंदे रहते हैं। यह जमीन अकेले फरीदाबाद में 900 करोड़ रुपए की गई है। मैंने जब आरटीआई से जानकारी ली तो यह तो दे दी कि किस गांव में कितनी जमीन है, उसके नाम क्या है, लेकिन उसको हटाने की प्रक्रिया अभी तक नहीं करा पाए। मैंने इस बारे में 64 चिट्ठियां लिखी। जब इसका कोई जवाब नहीं आ रहा था तो आरटीआई डाली है। उसमें क्या कहा? सेकेंड अपेलेट अथॉरिटी सूचना आयोग ने भी जुर्माना लगाने के लिए नोटिस दिया स्थानीय ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को, बल्लभगढ़ के बीडीपीओ को, कि आपकी ये जमीन है, आप कम से कम केयर टेकर हैं, सरकार की जमीन है, जैसे भारत सरकार, हरियाणा सरकार की, आपने ये सूचना नहीं दी है कि कितनी विलेज कॉमन लैंड देश आमलात भूमि है और उन पर कितना कब्जा है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने कहा कि इसके लिए हमने स्थानीय तहसीलदार को चिट्ठी लिखी है कि आप ये बताइए कि हमारे कहाँ कहाँ कितनी ज़मीन है, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड तो तहसीलदार के पास होता है, और उस पर कितना अतिक्रमण है, जिससे कि हम आवश्यक कार्यवाही उस अतिक्रमण को हटाने के लिए कर सकें। अब यहाँ भी फिर लैंड माफिया आ जाता है, जो दबंग लोग हैं या पैसे दे करके। तहसीलदार ने आज तक उसका डिमार्केशन नहीं किया, इसलिए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर उसको आज तक अतिक्रमणों को हटा नहीं पा रही है। ये जमीन भी
जैसा मैंने पहले कहा, 900 करोड़ रुपए के करीब की जमीन दबंगों ने या पैसे दे करके दूसरे लोगों ने अधिकारियों की आंखें बंद करके कब्जे में की हुई हैं, मकान बनाए हुए हैं। जब ज्यादा जोर पड़ा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काटजू का एक फैसला था, मैं भी सुप्रीम कोर्ट में दूसरे मामले में अपीयर हो रहा था, तो जस्टिस काटजू ने एक फैसला किया और उन्होंने तालाबों के लिए खासतौर से, जो मैं पहले बता चुका हूं, यह बातें लिखते हुए यहां तक कहा अपने जजमेंट में कि हमारे फोर फादर्स वर नॉट फूल। अब आप लोग जानते हैं जस्टिस काटजू तो जाने माने दबंग और बहुत ईमानदार न्यायाधीश रहे हैं। मुझे तो लग रहा था कहीं ये ना कह दे अवर फोर फादर्स वर नॉट ब्लडी फूल्स, ब्लडी यूज नहीं किया, लेकिन कहा कि वो बेवकूफ नहीं थे हमारे बुजुर्ग। उन्होंने ये तालाब, गौचर भूमि, उत्सव वगैरह मनाने के लिए जमीन, खेलकूद के लिए जमीन, ये जो निश्चित की थी, इनको आप दोबारा से अपने कब्जे में ईमानदारी से लीजिए, पूरी नाप कीजिए। उसी आधार पर हरियाणा सरकार ने, और कुछ मैंने जो बार बार ये मुद्दा उठा रखा है, मैंने तो सारे हरियाणा के लिए उठाया था, लेकिन मुझे कहा गया अधिकारियों द्वारा कि आप एक ही डिस्ट्रिक्ट का उठा लें, हरियाणा का बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और वास्तव में उन्होंने ठीक ही कहा, एक डिस्ट्रिक्ट में मैं सब सफल नहीं हो पा रहा हूं, और जगह तो क्या होगा। मेरे जैसा व्यक्ति सफल नहीं होता है, जो एक जाना माना, अपने मुंह से अच्छा नहीं लगता, समाज सेवी है, जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, तो आम आदमी फत्तूलाल हमारे बेचारे अनपढ़ गांव के आदमी को कहाँ इतनी हिम्मत आएगी कि वो इन मुद्दों को उठाए। ये मुद्दा अब दोबारा से मैंने जब इसको ज़रा टेकअप किया है, तो तहसीलदारों को आदेश किया गया है कि अपने अपने तहसील या सब तहसील में जो गांव आते हैं उनके बारे में आप कार्रवाई शुरू कीजिए। इस बारे में बहुत विस्तार से अगर कहा जाए तो हर गांव में कितनी जमीन है, कितनी चिट्ठियां हैं, 64 चिट्ठी देख करके मैं खुद ताज्जुब में आता हूं कि लगातार मैं इसका पीछा कर रहा हूं पिछले 12.5 साल से, और अब तक भी मैंने इसको छोड़ा नहीं है। इसी तरीके से तीसरा मामला और मैं उठाना चाहता हूं, और वह मामला है अरावली हिल का। आप जानते हैं कि कानून के अनुसार पर्वत और नदियां ये भारत सरकार की होती हैं, इन पर किसी राज्य का कोई कब्जा नहीं होता। राज्य को केवल मात्र ये एक केयर टेकर के रूप में उसकी देखभाल के लिए चार्ज दे दिया जाता है। अरावली हिल में एमसी मेहता ने केस डाला आज से 15-16 साल पहले। वो केस अब तक नहीं कंक्लूड हुआ है। कितने ही आदेश सुप्रीम कोर्ट ने पारित किए हैं, बहुत सख्त आदेश पारित किए हैं। ये अरावली हिल में एक गांव बसा हुआ था, खोरी गांव जिसे कहते थे। उसमें लाखों लोग रहते थे, गरीब मजदूर ऐसे लोग उसमें रहते थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालना में खोरी गांव को तो उजाड़ दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप उनको ऑल्टरनेटिव जगह दीजिए, बिना ऑल्टरनेटिव जगह दिए उसको तो उजाड़ दिया गया। लेकिन इसके अलावा वहाँ पर मल्टी स्टोरी टावर्स बनी हुए हैं, यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, कॉलेज है, फार्म हाउसेज हैं, मैरिज गार्डन हैं, और कुछ साधु संतों ने तथाकथित आश्रम बनाए हुए हैं। सुना तो यह है कि बाबा राम केवल ने भी, बाबा राम देव ने भी वहाँ पर बहुत ज़मीन खरीद करके कब्जा किया हुआ है।
अरावली हिल में तकरीबन 500 अतिक्रमण हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। इनका मामला चल ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी समय समय पर पारित किए हैं, उनका उचित पालना नहीं हो पा रहा है। मेरी जानकारी में यहाँ के एक स्थानीय मंत्री के 12.5 एकड़ के फार्म को आज तक भी छुआ नहीं गया है। उन मंत्री जी के अपने नाम से 12.5 एकड़ जमीन उसने कब्जा किया हुआ है, किसी से खरीदी नहीं, मुफ्त में कब्जा किया हुआ है, क्योंकि कोई बेचने वाला है ही नहीं। हरियाणा सरकार भी नहीं बेच सकती, भारत सरकार तो बेचती ही नहीं है, इसलिए जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है मंत्री जी ने। उनकी पत्नी ने भी 12.5 एकड़ का कब्जा किया हुआ है। और ताज्जुब यह है कि पत्नी ने नाम तो अपना दिया है, लेकिन ये ना कह करके कि वो मंत्री जी की पत्नी है, उनका नाम नहीं दिया, अपने पिता का नाम दिया है और पिता का ही निवास स्थान का पता दिया है। और उनके भतीजे ने भी 7.5 एकड़ जमीन का पर कब्जा किया हुआ है। और भी पूर्व मंत्री, वर्तमान मंत्री ने भी यहां फार्म हाउस बना रखे हैं। पिछले दिनों यह मामला, उस वक्त उन्होंने यात्रा समाप्त होने के पश्चात एक बात कही थी कि करोड़ों रुपया जो इकट्ठा हुआ है, मैं इसका क्या करूंगा, ये मेरे को व्यक्तिगत रूप से तो इसका प्रयोग करना नहीं है। तो लोगों ने फैसला किया, उनके साथियों ने फैसला किया कि हम इससे रुपये से भारत यात्रा केंद्र बना दें। 4 जगह उन्होंने यात्रा केंद्र बनाए। हरियाणा में भौंडसी, जिसको भुवनेश्वरी कहते हैं, उस गांव के पास भारत यात्रा केंद्र बनाया। वहाँ उन्होंने उसको बहुत ही विकास उसका किया। झील बनाई, आर्टिफिशियल झील, बहुत बड़े पार्क, मंदिर, और पहाड़ पर जापान सरकार से तरह तरह के फूलों वाले पेड़ मंगाए गए, जो पहाड़ पर लगाए गए। बहुत खूबसूरत जगह बन गई। ट्रेनिंग सेंटर बना कि सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को वहाँ ट्रेनिंग दी जाए, किस तरीके से समाज सेवा करें, किस तरीके से वो राजनीति में ईमानदार और सक्रियता से काम कर सकें। ट्रेनिंग सेंटर बने, उनके लिए हॉस्टल बने, ऑफिसेज बने। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया कि चंद्रशेखर जी ने जो पहाड़ पर यह सब निर्माण किया है, यह अतिक्रमण है, अनधिकृत है। चंद्रशेखर जी के खिलाफ ये फैसला गया और उनको कहा गया कि इसको आप हटाइए। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह बात भी कही कि चंद्रशेखर जी अगर चाहते तो ये निर्माण या इस जमीन में से कुछ जमीन को बेच सकते थे, या कुछ मकानों को वह कॉमर्शियल यूज के लिए दे सकते थे। उन्होंने ना 1 इंच जमीन बेची, ना किसी भी एक कमरे को भी उन्होंने कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए दिया। लेकिन ये कहा गया कि क्योंकि ये गलती चंद्रशेखर जी की नहीं है, हरियाणा सरकार की है, हरियाणा सरकार ने उनको ये जमीन अलॉट की, हरियाणा सरकार ने ये निर्माण करने की इजाजत दी, इसलिए चंद्रशेखर जी को इसकी क्षतिपूर्ति की जाए। हजारों करोड़ का उन्होंने कंपेंसेशन कहा, आपको मिल सकता है, आप इसका हिसाब किताब दे दीजिए, कितना रुपया आपका खर्च हुआ है। चंद्रशेखर जी ने कहा मेरा रुपया खर्च नहीं हुआ, ये पब्लिक का रुपया है। अब पब्लिक को रुपया वापस लेकर के भी किस किस को बांटते फिरेंगे, इसलिए ये हरियाणा सरकार इसका सदुपयोग करे। आज तक उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है, वो अलग बात है। इसी प्रकार से अरावली हिल में ही दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर के पास कांत एनक्लेव बनाया था। कांत एनक्लेव में जस्टिस अहमदी का भी कोठी थी। जब उनको ये पता लगा रहे तो अनऑथराइज्ड है, तो उन्होंने उस वहाँ से मकान को खाली करके और हटा लिया अपना कब्जा। और लोगों ने भी मकान बनाए। नतीजा ये हुआ कि तकरीबन सारा सेक्टर जब बसने को था तो ये कंप्लेंट हुई,
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि यह सब पर्वत पर अनधिकृत अतिक्रमण है, अनधिकृत निर्माण है, इसको हटाइए। वह निर्माण हटाया गया। वहां पर एक भी मकान अब बाकी नहीं है, सब पर्वतमाला का हिस्सा बन चुके हैं। और हरियाणा सरकार को आदेश किया गया कि आप इनको रुपया दीजिए जिन्होंने मकान बनाए, क्योंकि इनको तो आपने अलॉटमेंट किया था, आपने इनको सिविक सर्विसेज दी थी, पानी का, सीवर का, बिजली का, ये तो आपने इनको उपलब्ध कराए थे। ताज्जुब ये होता है कि जहां एक तरफ इस तरीके के फैसले होते रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन होता रहा है, आज हालात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने पर कि जो पर्वत श्रृंखला है अरावली की, इसको आप किसी भी प्रकार के अतिक्रमण या अनधिकृत निर्माण से विमुक्त कीजिए, आज तक उसका पालन नहीं हो रहा है। केवल मात्र कांत एन्क्लेव, जो बहुत पुराना फैसला था, इस सरकार से भी पहले का फैसला था, उस वक्त पालन उसका हुआ, या इस सरकार ने अगर फैसला किया, पालन किया, तो खोजी गांव जो कि गरीबों की बस्ती थी, मजदूर टाइप के लोग या कारखानों में काम करने वाले लोग, उन्होंने छोटे छोटे मकान बनाए थे, उनको फटाफट खाली कर दिया। उसके बराबर में ही एक बहुत बड़ा होटल बना है, उसका तो एक ईंट भी नहीं उखाड़ी गई। यही नहीं, शर्म तो तब आती है जब मैंने पूछा कि आप जो अतिक्रमण आप कहते हैं हम गिराते रहते हैं, उस अतिक्रमण का मुझे फोटो दीजिए, कौन से मकान गिराए हैं। ब्लैक एंड व्हाइट में दिए, समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा आप कलर्ड फोटो दीजिए, कलर्ड फोटो दिए। गिराए क्या हैं लिख करके दिया, हमने बाउंड्री वॉल तोड़ी है, हमने गेट तोड़ा है, हमने अंदर टिन सेट तोड़ा है, हमने टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन था वो तोड़ा था। एक भी मकान को नहीं तोड़ा गया, फार्म हाउस को नहीं तोड़ा गया, बैंक्वेट गार्डन को नहीं तोड़ा गया, केवल बाउंड्री वॉल तोड़ करके चले आए। यही नहीं, एक अधिकारी तो बड़े अपने को ओवर एक्टिव समझते हैं, उन्होंने तो यहां तक कहा कि अरावली हिल में कोई अतिक्रमण होता नहीं है, अगर कभी कोई झुग्गी झोंपड़ी वगैरह डालते हैं तो हम फौरन उनको हटा देते हैं। मैंने पूछा कौन लोग थे जिनको हटाया, हमने उनके नाम नहीं पूछे, कितना एरिया था जो आपने अतिक्रमण खाली कराया उनसे, नहीं उसका हमने एरिया नहीं नापा। यह एक मजाक बना हुआ है, देश लूट रहा है, सरकारी जमीन पर कब्जे हो रहे हैं, सरकारी जमीनों पर निर्माण हो रहे हैं, चाहे वो देसामला जमीन है, चाहे वो ग्रीन ट्रिब्यूनल ग्रीन बेल्ट्स हैं, और चाहे अरावली है। मैं कोशिश कर रहा हूं, देखिए कितना कामयाब होता हूं। धन्यवाद।